शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है, चूँकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, उसमें ये बड़ा आम टॉपिक है, रिस्पिरेटरी इमरजेंसी, सांस की इमरजेंसी। और सांस की इमरजेंसी ऐसी है कि अगर जैसे दिल की इमरजेंसी होती है, अगर वक्त पे डिसीजन ना लिया जाए, फौरी डिसीजन ना लिया जाए, तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जैसे दिल के अमराज में, जिस्म के और सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक एक ऐसा है कि जब सांस इंसान को नहीं आएगा तो ये मिनटों सेकंडों की फिर बात है, इंसान की डेथ हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के और बहुत सारे मसाइल हैं जो फिर कभी हम एक सीरीज़ करेंगे जिससे सिस्टम वाइज, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की इमरजेंसी डील करेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इमरजेंसी क्या क्या हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक का फंक्शन क्या है और उसका तदारक क्या है, उसका इलाज क्या है। तो टॉपिक में आने से पहले मैं आऊँगा, एक हमारा रूटीन है कि उसूल इलाज पे जो ऑर्गेनियन की बुक है अनमन की, उसका एक अफरोज़म हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो मेरे पास अफरोज़म है वो 178 है। हनीमन कहता है कि बेशक ये दवा जो कि होम्योपैथी के सख्त असूलों के मुताबिक दी गई हो, एक निहायत मुमासिल मसनूई बीमारी पैदा करती है जो मर्ज को ख़त्म करने के लिए मौजू तरीन होती है। और ये इस वक्त होती है जबकि कुछ अलामात बहुत नुमायां, वाज़े, गैर मामूली और इम्तियाजी होती हैं। अब हनीमन ने जो लॉ ऑफ सिमिलर दिया है, लॉ ऑफ सिमिलर ये कहता है कि जैसी बीमारी वैसी दवा। और वो ये कहता है कि हम बॉडी के अंदर एक मसनूई बीमारी दाखिल करते हैं और जो नेचुरल डिजीज होती है उससे ताकतवर दाखिल करते हैं, और वो पहले वाली बीमारी को, जो नेचुरल बीमारी होती है, जो कुदरती बीमारियां जिसको हम कहते हैं, उनको वो ख़त्म कर देती है। और चूंकि ये आर्टिफिशियल डिजीज होती है, जब ये उसको ख़त्म करती है तो ये खुद भी कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। ये लॉ ऑफ सिमिलर है। और होम्योपैथी का एक और बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमारे सैकड़ों, हजारों, मैं कहता हूं 70-80% लोग उस कंसेप्ट से ही नावाकिफ है। वो कंसेप्ट ये है कि दवा के दो असरात होते हैं, एक प्राइमरी असर होता है और एक सेकेंडरी असर होता है। होम्योपैथी जो है वो सेकेंडरी फंक्शन को डील करती है, प्राइमरी फंक्शन को नहीं डील करती। आपका पूरा मटीरियल मेडिका में लिखा होगा कि ये इससे ये हो जाता है, इससे गुर्दे खराब हो जाते हैं, इससे हार्ट अटैक हो जाता है, इसकी याददाश्त चली जाती है ये दवाई खाने से। यही लिखा हुआ है ना मटीरियल मेडिका में। आपने बिल्कुल उसके उलट जाना होता है, आपने बिल्कुल उसके उलट जाना होता है। जब ये जो क्रूड फॉर्म में, जो प्रूविंग के दौरान जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जब आप इलाज करेंगे तो आप इसका बिल्कुल उलट करेंगे कि जो बीमारी लिखी हुई है आपने दवा उसको ठीक करने की देनी है, और वही दवा जो बीमारी पैदा करती है, वही दवा उससे जो बीमारी पैदा करती है वो उसको ठीक करने की भी सलाहियत रखती है। जो दवा कोई बीमारी पैदा करती है या बीमारी जैसी अलामात पैदा करती है, वो उसको ठीक करने की सलाहियत रखती है।
लिहाजा ये जो होम्योपैथी का कंसेप्ट है, ये मदर टिंचर दे देना, ये क्रूड फॉर्म में दवाई दे देना, दिस इज द अगेंस्ट ऑफ द होम्योपैथिक बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल आपका ये है कि किसी को जहर दे दिया गया, जैसे पॉइजन है, स्नेक पॉइजन है, क्रोटेलस है, नाजा है, लेक्सिस है। लेक्सिस क्या करेगा जाके, कोबरा क्या करेगा? जब कोबरा किसी को काटेगा तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम का फेलियर कर देगा, उसका कार्डियक फेलियर कर देगा। बेशुमार सांप है, जैसे नाजा है, वो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको फेल कर देता है। तो जब किसी में ये कार्डियक फेलियर होगा, किसी में नर्वस सिस्टम फेलियर होगा, किसी में कोई भी सिस्टम का फेलियर हो जाएगा या उसको खराब कर देगा, तो जब आप उसको पोटेंसी में देंगे तो वो उसको ठीक कर देगा। तो ये बेसिकली ज़हन में रख लें कि जो मदर टिंचर है या क्रूड फॉर्म है, ये बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन आपको देगा। और इसका मतलब यह है कि आप रिपीटेड डोजेस दे के किसी के अंदर कोई चीज प्रूव कर रहे हैं। लिहाजा ये वाइटल फोर्स पे आप मसलसल स्ट्रेस डाल रहे हैं। प्राइमरी मेडिसिन देके वाइटल फोर्स पे आप मसलसल स्ट्रेस डाल रहे हैं, और वो स्ट्रेस डालते डालते अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बंदा जान से जाएगा या उसका कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें कि हमने हमेशा दवाई के सेकेंडरी फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन कहां है? जहां पोटेंसी आएगी, यहां डिल्यूशन आएगा। तो दिस इज द होम्योपैथी। आपने ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ, या हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी को पैलिएट करें। हमारा काम यह है कि उसको क्योर करें, और अकॉर्डिंग टू जिस सिस्टम से आपकी वाबस्तगी है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए करें। और क्यूरेटिव पावर, मैं कोई लाखों की तादाद में मैं मरीज देख चुका हूं, लाखों की तादाद में 40-50 लाख बंदा देख चुका हूं। क्यूरेटिव पावर हाई पोटेंसी में। और इस वक्त जो है ना, ये होम्योपैथी का अगर सक्सेस है दुनिया के बाकी सिस्टम से, इसकी जो कामयाबी है उसकी राज भी एक यही है कि ये पोटेंसी है। वगरना आपसे ज्यादा नॉलेज दुनिया के बाकी सिस्टम रखते हैं अद्वियात के बारे में। आपको जो एज है, आपका अपर एंड क्या है कि आपके पास पोटेंसी है, उनके पास पोटेंसी नहीं है। और जितना भी आप लोअर के ऊपर जाते जाएंगे, क्यूरेटिव पावर बढ़ती जाएगी। ये एक अंदाजा है, और इस पे बड़ा काम हो रहा है कि जी पोटेंसी जज नहीं हो सकती। पोटेंसी जज हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्योंकि जब आप मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं, वाटर में डाइल्यूट करते हैं या अल्कोहल में डाइल्यूट करते हैं, तो जब आप उसको झटके देते हैं, उसको स्क्वॉशिंग कहते हैं, जो झटके देते हैं, उस झटके में वो मेडिसिन का असर उस व्हीकल पे आ जाता है, मेडिसिनल असर उसके अंदर पावर ट्रांसफर कर देता है। और फिर जब उसको और डाइल्यूट करते हैं तो वो पावर और डाइल्यूट होके मेडिसिन जो उसका दवाई का जो असर है, जो डायनामिक का असर है उसका, वो उस व्हीकल पे ट्रांसफर हो जाता है। एंड इसी तरह कि जिस तरह एक बंदा है यहां बैठा हुआ है, और वो बंदे की जब आप तस्वीर लेते हैं तो वो बंदा उस तस्वीर में तो नहीं होता, वो उस पिक्चर में नहीं होता, लेकिन आप उसको जब देखते हैं तो कहते हैं ये वो फलाना बंदा है। तो ये व्हीकल्स पे और व्हीकल्स के जो है उस प्रॉपर्टी के साथ मिलके ये अपनी प्रॉपर्टी की मेडिसिनल जो क्वालिटी है उसको वहां ट्रांसफर करता है। और ये डाइल्यूशन में जाके 10, 12, 20, 50 लाख तक ये उस पर ट्रांसफर हो जाता है। और वो एनर्जी जो वाइटल फोर्स को चाहिए होती है, वो एनर्जी इस तरह पैदा होती है, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो एक ऐसी पावर है जो कि जिसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया है। और ये हनीमन का जो कंसेप्ट है पोटेंसी का, ये कंसेप्ट जो है
ये करोड़ों लोगों पे ये प्रूव्ड है, ये करोड़ों लोगों का प्रूव है पोटेंसी। मैं भी क्लिनिक में रिजल्ट ले रहा हूं, आप भी क्लिनिक पे रिजल्ट ले, दुनिया जान में क्लिनिक पे ये रिजल्ट लिए जा रहे हैं। ये पोटेंसी क्लिनिकली तो इसमें प्रूव्ड है, क्लिनिकली ये प्रूव्ड है, लेकिन आपने इसको मेजर करने के लिए दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा जो अंदाजा यही है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पावर है इसकी, ये व्हीकल्स पे ट्रांसफर करता है और वहां क्लैथरेट्स बनाता है। वो जो व्हीकल्स के अंदर जो पानी है, वो ये पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और वो जो वाइटल फोर्स है, वो भी ना दिखने वाली चीज है, इमटेरियल चीज है, वो भी ना दिखने वाली चीज है, ये भी ना दिखने वाली चीज है। देखे ना, ये भी ना दिखने वाली चीज है। ये आज से 20 साल 40 साल बाद दिखने लग जाएगी, 50 साल बाद दिखने लग जाएगी। जिस तरह वो कहता है वाइटल फोर्स भी इमटेरियल है, वो आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, इसी तरह ये भी नजर नहीं आती, लेकिन ये मेजर की जा सकेगी। ये आप ये ज़हन में रखें कि ये मेरा ये अंदाजा है, और ये अंदाजा प्रूव्ड हो जाएगा लगा कुछ अरसे तक कि ये जो मेडिसिनल पावर है ये शिफ्ट हो जाती है व्हीकल्स पे। जैसे एक इंसान की आप तस्वीर ले लेते हैं, उस तस्वीर को वाइटल फोर्स रिकॉग्नाइज करती है। वो जो व्हीकल पे पावर ट्रांसफर होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है वाइटल फोर्स, और वो एनर्जी जनरेट करती है। और अल्टीमेटली जो बॉडी का के अंदर डीएनए के अंदर एक तो खराबी है, और एक डीएनए के अंदर जीन्स के अंदर एक एनर्जी है, जो एनर्जी ही इंसान को ठीक करती है, और वो एनर्जी ही सारा प्रोग्राम देती है। लिहाजा ये कंसेप्ट पहले जहन में बैठा लें कि होम्योपैथी इज अ डेल्यूशन, इज अ पोटेंसी। होम्योपैथी जो है वो, और होम्योपैथी जो है वो जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि न्यूटन जो है वो हनीमन से पहले गुजरा है। ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फिजिक्स के उसने भी इसको लिया हो, और उससे उसकी सोच में ये चीज आई हो कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव है ना। इसीलिए जो डेल्यूशन है, जो पोटेंसी है, वो आप किसी को जमाल गोटा क्रोटोनटिक देते हैं तो उसको मोशन लग जाते हैं, वही जमाल गोटा जब हम 1 देते हैं तो उसको मोशन रोक देता है। जो जहर इंसान को मारता है वही जहर हम देते हैं जब पोटेंसी में अपोजिट है ना, तो वो उसको बचा लेता है। तो दुनिया जान की जो बहस लगी हुई है पोटेंसी पे, वो होम्योपैथी के अंदर जो बहस है, वो कोई एक्स में दे रहा है, कोई टेंचर में दे रहा है। सीधी सी हनीमन ने बात कर दी है कि होम्योपैथी जो है वो पोटेंसी है। कोई बहस नहीं है इस पे कि फलां बदल टेंचर देता था तो उसने वो बदल टेंचर देता। आप देखें ना, दुनिया जान में हकीम लोग भी काम कर रहे हैं, दूसरे एलोपैथिक लोग, तो वो सारे क्रूड फॉर्म में देते हैं ना। वो अगर कोई पैलिएशन कर लेता है किसी मरीज के अंदर, तो ये क्या कमाल है। बेसिकली वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, वो तो एलोपैथिक डॉक्टर है जो क्रूड फॉर्म में मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। होम्योपैथिक तो प्रिंसिपल डेल्यूशन है। होम्योपैथिक तो अपोजिट रिएक्शन ले रहा है। आप उससे प्राइमरी फंक्शन पे काम करें तो प्राइमरी फंक्शन तो होम्योपैथी मानती ही नहीं है। समझ आई आपको बात। एक एक्शन है वो प्राइमरी एक्शन है, उस जितना ही एक्शन अपोजिट रिएक्शन होगा वो सेकेंडरी फंक्शन है, और दैट इज द होम्योपैथी। आप हजारों किताबें लिख दें, आप हजारों किताबें पोटेंसी पे लिख दें, सबकी सब गलत है। सिर्फ एक बात दुरुस्त है कि एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल रिएक्शन। जो दवा जो खराबी पैदा करेगी, उस जैसी खराबी अगर जिस्म में नजर आती है तो वो होम्योपैथी ठीक करेगी। समझ आई आपको। इतनी लंबी बहस नहीं है पोटेंसी पे।
कोई बहस नहीं है। एक नुक्ता है जो डिफर करता है दुनिया की सब साइंसेस से। वो क्या नुक्ता है? एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि जो दवा की क्रूड फॉर्म है वो प्राइमरी एक्शन में वो जिस्म के अंदर जो प्रूविंग करती है, जो खराबी करती है, होम्योपैथी उसको पोटेंसी में ठीक करती है। तो हमारी दवाई का फंक्शन सेकेंडरी है। और जो लोग बेस करते हैं 1x 2x, जितनी आप नीचे रहेंगे ये प्राइमरी फंक्शन देगी। कोई बहस ही नहीं है इस पे। लॉ मौजूद है और स्ट्रांग मौजूद है। करोड़ों लोगों पे, अरबों लोगों पे प्रूव्ड है ये लॉ। अरबों लोगों पे प्रूव्ड है ये लॉ। और वी बिलीव द पोटेंसी। तो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? डाइल्यूट, पोटेंटाइज, सिंगल, सिमिलर एंड प्रूव्ड। लिहाजा इस पे कोई बहस नहीं है। इस पे कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। जो बहस करेगा इस पे वो होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल से ही वाकफ नहीं है। अब कोई कहेगा जी फलां डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता डॉक्टर्स के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ हनीमन का नाम लेना चाहता हूं। वी आर द फॉलोअर ऑफ हनीमन। और बेसिक देखे लॉ है। हमें जो फायदा दुनिया में क्यूरेशन जो हुई है, जो दुनिया में जो लोग ठीक हुए हैं वो पोटेंसी से ठीक हुए हैं भाई। वरना आपसे ज्यादा फार्मेसी जो है ना वो दूसरे सिस्टम में मौजूद है। जहां वो जो लाइलाज मर्ज होते हैं वो आप अगर ठीक करते हैं तो वो पोटेंसी से ठीक करते हैं। मैं आपको चंद दिन पहले की बात है कि मुझे एक फोन आया। उसने कहा जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और पिछले 4 घंटे से मेरा चेस्ट पेन नहीं ठीक हो। पानी मंगा। पिछले 4 घंटे से मेरा, और मैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एडमिट हूं। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आ जाऊं। मैंने कहा आ जाएं। मैंने कहा आ जाए। उस बंदे का देखें मुझ पे कितना फेथ कि वहां वो कार्डियोलॉजी में एडमिट है और वहां से उठ के आ गया। और मैंने भी अपने होम्योपैथी पे एतकाद की बुनियाद पर उसको बुला लिया है। मैं कहा आ जाओ। मेरे पास आया, मेरे पास रश पड़ा हुआ था। मैंने उसको डिस्पेंसरी से एंटर हुआ। मैंने कहा किधर चेस्ट पेन हो रहा है? कहता जी तो पेन हो रहा है। मैं क्या ग्रिप पड़ रही है? कहता हाँ जी ग्रिप पड़ रही है। मैंने पहले सवाल पे मेरा मसला हल हो गया तो मैंने उसको कहा इसको कैक्टस 1 mg की एक डोज दो। उसने कैक्टस 1 mg की एक डोज दी और मैंने कहा तुम 1 मिनट बैठो, मैं एक मरीज देख के मैं दोबारा तुम्हें अंदर बुलाता हूं। मैंने एक मरीज देखा, 1 मिनट लगा होगा तो मैंने उसको, मैं क्या सुना ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। ये दिस इज द पोटेंसी, दिस इज द होम्योपैथी। ये इतनी जल्दी असर करती है। उसने क्या किया? वहां क्लॉट था, वहां स्टीनोसिस था, वहां ऑब्स्ट्रक्शन थी। उसने 1 मिनट के अंदर आर्टरी को डायलेट किया, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव की, उसका पेन सेटल किया। ये भाई मेरे ये पोटेंसी है। मैं उसको मदर टेंचर पिलाता रहता ना तो उसको 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, 6 घंटे लगते। इसलिए इस पे बहस ही नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल लॉ है भाई। और ये करोड़ों लोगों पे प्रूव लॉ है। ये करोड़ों लोगों पे प्रूव लॉ है कि प्राइमरी फंक्शन बीमारी पैदा करता है, सेकेंडरी फंक्शन उसको ठीक करता है। लिहाजा पोटेंसी जो है वो होम्योपैथी है। कोई आपको कहेगा मैं 1x देता हूं, वो देता रहो ना यार। लोग तो
एलोपैथी में ये सारी जो दवाइयां आपकी हैं सबसे ज्यादा तो वहां एलोपैथी से आई हुई हैं, और उन्होंने जाकर 10-10 साल देखे तो डिजिटेलस और इस तरह की दवाइयों को बंद किया कि ये तो बजाय ठीक होने के ये तो लोगों को मार रही हैं। वही जो दवाइयां वहां मार रही थी वही होम्योपैथी से लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? अपोजिट रिएक्शन। और वो डाइल्यूट हो के वाइटल फोर्स से उसकी सिमिलरिटी है। आपने पकड़िया कभी वाइटल फोर्स किसी की? मेजर किया किसी ने? पैमाइश हो सकी है वाइटल फोर्स? लेकिन बॉडी के अंदर डीएनए तक, जीन तक वाइटल फोर्स मौजूद है। वो क्या कहता है? जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। रूह है जो खुदा ने इंसान के अंदर फूंकी है, वो रूह है, उसके नीचे वाइटल फोर्स है, उसके नीचे डीएनए का फंक्शन है, उसके अंदर बाकी उसके बाद बॉडी के फंक्शन है। रूह जो खुदा ने इंसान के अंदर फूंकी है, कुरान पाक में रूह फूंक दी है, रूह फूंकी है, उसके नीचे वाइटल फोर्स एनर्जी है, और उसके नीचे डीएनए है, और डीएनए की एफिकेसी है, उसमें सारी प्रोग्रामिंग है और वो बॉडी में शिफ्ट हो रही है। और उस डीएनए को अगर आप क्रूड फॉर्म में कोई चीज देंगे तो वो डीएनए का और खराब करेगा, उसको और धक्का देगा और प्रेस करेगा, और अल्टीमेटली जो ही उसको स्पेस मिलेगी उसने रिएक्ट करना है, और रिएक्ट करना है तो उसने बंदे को मार देना है। जिस तरह स्नेक पॉइजन, आप उसको 1 कतरा देंगे नहीं मरेगा, 2 कतरे देंगे, 4, 10, जब चम्मच पिला देंगे तो क्या होगा? फिर मर जाएगा। फिर वही वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगी और रिएक्शन के अमल के तौर पे वो मर जाएगा। इसलिए उसको डाइल्यूट करके देंगे जो वाइटल फोर्स से मुताबिकत रखता है। दिस इज द सिमिलर, दिस इज द सिमिलर। कोई लो जो गर्दान है ना, ये लो वाली नॉट इज होम्योपैथी, नो होम्योपैथी। दुनिया में जितने लोग क्योर हुए हैं, ठीक हुए हैं, देखें, पैलिएट होने की मैं बात नहीं करता, जो ठीक हुए हैं वो पोटेंसी से ठीक हुए। आते हैं जी टॉपिक पे, आ गया जी। हमारे पास लंग्स, रेस्पिरेटरी, पहले तो हम इसका मैकेनिज्म समझें कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। लंग्स का फंक्शन क्या है भाई? लंग्स का क्या फंक्शन है? लंग्स का फंक्शन यह है कि वेंटिलेशन, एयर और परफ्यूम, एयर आती है और ब्लड आता है, 2 चीजें यहां लंग्स में आके मिलती हैं। एक जो बाहर से हम एयर लेते हैं, और एक आपके अंदर जो ब्लड बनता है, ये दोनों आके यहां मिलते हैं। अब दोनों यहां मिलते हैं, और उस ब्लड के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर से ब्लड फेफड़ों में आता है, गंदा खून जिसको कहते हैं, डीऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, वो खून जो है उसके अंदर यहां ऑक्सीजन शामिल होती है, इनहेल करता है ऑक्सीजन, वो एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो जिस्म में जाता है, और ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। समझ आई आपको कि ये जो लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स नाक से, मुंह से, यहां से एयर लेके जाता है, और वो एयर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, किसका? ब्लड आता है, ये दोनों का इंटरेक्शन होता है, और वहां एक केमिकल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेट खून होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन वहां शामिल होती है, और फिर वो ऑक्सीजन जो है आपके जिस्म के लिए। अब इस प्रोसेस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, वो सांस के मसाइल पैदा करेगी। समझ आ गई आपको? अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको यूं मैं पढ़ा भी देता हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी इज एंटर इन द राइट
एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो आपकी बॉडी के अंदर खून एक दफा गया, वो इस्तेमाल हुआ और डीऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन बॉडी ने ले ली, वो जब वापस आएगा कहां आएगा? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आएगा। देन दिस ब्लड इज एंटर इन राइट वेंट्रिकल फ्रॉम ये पहले जो इंटर होगा वो राइट एट्रियम में होगा और फिर वहां से ये एंटर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। दिस शिफ्टेड टू बोथ लंग्स बाय 2 pulmonary arteries। ये जो गंदा खून है अब बाकी जिस्म से वैन के जरिए आ रहा है, यहां हार्ट में सिस्टम उलट है, बाकी गंदा खून वैन लाती है। अब यहां हार्ट में जब गंदा खून है तो आर्टरी जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में इसको लेके जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ऑन द राइट एंड द अदर टू द लेफ्ट, 2 आर्टरीज यहां से निकलेगी, एक राइट को देगी एक लेफ्ट को देगी। व्हेन वी ब्रेथ इन द ऑक्सीजन इज शिफ्टेड टू एल्विस, कि बिल्कुल लो लेवल्स के जो एल्विस है उसमें ये बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें शिफ्ट होगी। स्मॉल बलून इन द लंग्स, जो स्मॉल बलून्स होते हैं उसने गुब्बारे जैसे बनाए, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। एंड देन दिस ऑक्सीजन इज एंटर इन द ब्लड एट एल्वियोलाई लेवल्स। This oxygen rich blood is shifted from the lungs to the heart, left atrium। ये फिर वापस आएगा 4 पुल्मोनरी वैन के लिए वापस। अब ये वैन के साथ जा रहा है, वहां वैन के साथ गंदा खून आ रहा है, यहां वैन के साथ साफ खून जा रहा है हार्ट में। और lungs to heart and left atrium by the 4 pulmonary veins, 2 from the right and 2 from the left lung। 2 लेफ्ट लंग से आएंगे, 2 राइट लंग से आएंगे। तो वहां से क्या होगा कि फिर वो ब्लड वेंट्रिकल पंप करेगा और ऊपर से निकलेगा और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। दिस इज द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हार्ट। ये जो लंग्स का ये फंक्शन है बॉडी के अंदर सप्लाई का, ये अपना उसका मैकेनिज्म क्या है ये ध्यान में रखें। अपना मैकेनिज्म क्या है कि वेंटिलेशन है, एयर है और परफ्यूम है। परफ्यूम क्या है? ब्लड है। इसकी यहां प्योरिफिकेशन हो रही है, इसके अंदर यहां ऑक्सीजन शामिल हो रही है। और जब ये नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, जब मिसमैच करेगा, एयर कम आ रही है ब्लड कम आ रहा है तो मिसमैच हो गया कि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए ऑक्सीजन की वो ब्लड में शामिल नहीं हो रही। क्या वो ब्लड की कमी हो रही है या एयर की कमी हो रही है, उसको हम स्टडी करेंगे क्या कमी हो रही। पैसे नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन ये है कि ये 2 चीजें का मामलाप होता है, एक एयर का एक ब्लड का, और उसमें से वो गंदा खून में से उसको डीऑक्सीनाइड खून से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के बाहर फेंकेगी जब वापस ब्रेथ लेंगे, और उसके अंदर जो बाहर से आपने ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन उसके अंदर शामिल कर देगा। और ब्लड उसके जो उसकी हेल्प कौन करेगा, उसकी हेल्प हार्ट के जरिए होगी, पंपिंग होगी, वो गंदा खून उधर भेज के सफाई करके वापस आ। अब इस नॉर्मल फंक्शन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये फंक्शन सारा इनवॉलंटरी है, ये सारा फंक्शन आपके इरादे के ताबे नहीं है, ये खुद कार निजाम के तहत सारा काम हो रहा है। लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर आप एफर्ट करेंगे, सांस लेने की कोशिश करेंगे, फिर आप वॉलंटरी जब इनवॉलंटरी से वॉलंटरी सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा तो समझो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ आइए। फर्स्ट साइन क्या होगा कि एक नॉर्मल ब्रीथ, आप सोए हैं, आप जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई पता नहीं सांस चल रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। जब रुकावट होगी तो दिमाग को ये पैगाम चला जाएगा कि मसला हो गया, फिर अब्जॉर्व करेंगे मैं यहां ये काम जो है ना मैं खुद से शुरू कर दूं, खुद से लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करेगा, खुद एफर्ट करेगा। जैसे निमोनिया में बच्चा बार बार मतलब वहां तंगी हो जाती है और वो उसको कोशिश करेगा, फिर यहाँ
उसको गला पड़ जाएगा, कोस्टल ये मसल सारे यूज होने शुरू हो जाएंगे, तेज तेज क्या जिंदा रहने की कोशिश करेगा। अब इनवॉलंटरी शिफ्ट हो गया वॉलंटरी में, तो काम खराब हो गया। ये फर्स्ट साइन है कि वो जब नॉर्मल सांस, वो कहते हैं जी लेटता हूं मैं तो वो मेरा सांस बंद हो जाता है, और जी मैं चलता हूं तो मेरा सांस बंद होता है। ये पैथोलॉजी हमने जज करनी है। फर्स्ट मैकेनिज्म समझ आ गई कि ये लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स की फिजियोलॉजी क्या है। लंग्स की फिजियोलॉजी सिंपल फिजियोलॉजी, आप ये ध्यान में रखें कि वहां एयर और ब्लड की आपस में मिलाप होता है, गंदा खून साफ होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करता है और ऑक्सीजन इनहेल करता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर खराबियां शुरू हो जाए, तो यही तो मैं बात कर रहा हूं कि जो नॉर्मल फंक्शन को आप समझेंगे तो फिर आपको पता चले बंदा यूं सांस ले, इसका मतलब क्या है। एक दो बंदा जब दौड़ता है ना तो वो उतनी ब्रीदिंग नहीं होती, फिर वो एफर्ट करके पूरा सांस करता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से उसने सांस लेना होता है, इसलिए उसके सांस की जब रुकावट कोई होती है तो वो एफर्ट्स करेगा, फिर वो इनवॉलंटरी से वॉलंटरी काम शुरू कर देगा। समझ आ गई जी। आगे चलते हैं। इसमें एक मैं टॉपिक पे आगे जाऊंगा, एक हम आपको लिस्ट देते हैं मेडिसिन की। मैकेनिज्म मैं आपको समझा, आप मेडिसिन भी आप समझें कि ये मेडिसिन अब आ गई हैं, ये हमें आगे जाके जरूरत कैसे पड़ेंगे। ये दवाइयां आपके पास होनी चाहिए, तब आप सांस के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसमें मैज़मेटिक लिस्ट है, आपको हम दे रहे हैं मैज़मेटिक लिस्ट है। आपके पास एक्सरे होनी चाहिए, आपके पास एंथ्रेक्सीनम होनी चाहिए, ये मैं आगे जिक्र करूंगा इनका मुख्तलिफ जगहों पे। आपके पास कार्सिनोसन होनी चाहिए, आपके पास कार्सिनोसन लंग्स होनी चाहिए, आपके पास एसोनाइज होनी चाहिए। एसोनाइज आपके लिए फेमिलियर नहीं होगी, ये एसोनाइज जो है ना ये टीबी की दवाई है, एलोपैथिक में इसका इस्तेमाल होता है, और ये पोटेंटाइज हो गई है एसोनाइज, और उसकी खराबियां भी आ सकती हैं, कभी कभी हम बीच में जिक्र करेंगे। ठीक है ना। आपके पास ट्यूबरकुलोनियम होनी चाहिए, आपके पास बेसिलिनियम होनी चाहिए, आपके पास एक और दवाई है ट्यूबरकुलोनियम एवारी होनी चाहिए जो परिंदों से बनती है। आपके पास यहां इन्फ्लुएंजम होनी चाहिए, आपके पास मेडोरिनम होनी चाहिए, आपके पास न्यूमोकोक्सिन होनी चाहिए, आपके पास डिफ्थेरियम होनी चाहिए। डिफ्थेरियम, ये डिफ्थेरिया का नसोड है। आप कहेंगे इसने क्यों डाल दिया, रेडिकेट हो गया, लेकिन ये काम करती है अभी भी। मैं जब हम आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। आपके पास पर्टोसिन होनी चाहिए। पर्टोसिन क्या है? पर्टोसिन जो है ये काली खांसी का नसोड है, और आपको पता है काली खांसी भी बंदे को मार देती है ना। डिफ्थेरिया मार देता है। तो ये आपके पास नसोड जरूरी है। जो मेरे ज़हन में और भी दवाइयां आती जाएंगी मैं आपको फिर साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन ये नसोड, ये दैट इज द इंटरकरंट रेमेडी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इलाज नहीं कर सकते। ये मेरी बात याद रखें, ये रखें आप दवाइयां। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिल सकेंगी, जैसे कार्सिनोसन लंग्स आपको नहीं बाहर से मिल सकेगी, हमारे पास चूंकि ये है। आइसोनाइज भी आपको बाहर से नहीं मिलेगी क्योंकि ये यानी अवेलेबल नहीं है, मैं ये बाहर से लेके आया हूं। ठीक है जी। क्योंकि कार्सिनोसन के और बहुत सारे नसोड आ गए हैं, कार्सिनोसन लोकल सिस्टम की भी बनने शुरू हो गई हैं, इसलिए कार्सिनोसन लंग्स भी बड़ी इफेक्टिव है, इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसको। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। और ये किसी किताब में नहीं है,
आज से पहले नहीं, आज इंटर लोग कर लेंगे, आज से पहले इस तरह का नहीं है कि आपको एक मैथमेटिक लंग्स की आप इलाज करने जा रहे हैं तो आपके पास एक मैथमेटिक लिस्ट है दवाइयों की। उसके बाद देखें बहुत सारी दवाइयां हैं जो लंग्स में बहुत सारी लिस्ट है। लेक्सिस है, स्नेक पॉइजन है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, फास्फोरस है, ब्रायोनिया है, अस्पाइडोस्पर्मा है, एंटीमोनियम टार्ड है, यहां काली सल्फ का ऐड करें कि इससे मिलती जुलती है एंटीमोनियम टार्ड से, काली सल्फ है, हाइड्रोसैनिक एसिड है, ग्रेंडेलिया है, लोबेलिया इनफ्लाटा है, ब्लाटा ओरिएंटल है, आर्सेनिक आयोडाइड है, नाजा को इंटर करें, नाजा, वो लेक्सिस के साथ नाजा डाल दें, नाजा, आर्सेनिक आयोडाइड है, काली कार्ब है, स्टेनम मेट है, ओपियम है, एपस है, लेटम सल्फ है, स्नेगा है, कार्बोलिक एसिड है, आपकी एरेलिया रेसिमोसा है, कोरोलियम है, स्पोंजिया है, पोथोज है, रुंडो है, एम्ब्रोशिया है, रेनिया है, रेनिया, ड्रोसरा है, काली कार्ब है, ये सारी सांस की, सबरडीला है, हेपरसल्फ है, एकोनाइट है। ये दवाइयां जब आप इलाज करने लगे सांस का तो ये आपके पास होनी चाहिए। लारोसिरोसिस है, पल्स्ट्रीला, मेट्रोम्योर, ये सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां। और सिनेकल्बम थायरोडीनम है, और सेक्लोफ्लोरिया है। लेट्स बाकी मुझे जो याद आती है, हमने एक लंग्स के अपने मसाइल हैं देखें। अब फिर एक और चीज आपने देखनी है। एक तो आपने लंग्स का मैकेनिज्म समझा, एक लंग्स का अपने मैकेनिज्म से फिर हम आ जाते हैं जब इलाज करने लगेंगे तो फिर हमें एक तो लंग्स के अपने मसाइल हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपने मसाइल हैं, नाक से लेके वलाई तक ये अपने मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रिलेटेड मसाइल हैं जो लंग्स को खराब करते हैं, जो लंग्स के इस फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। तो फौरन हमें यह देखना है कि ये लंग्स का अपना मसला है या कोई बाहर का मसला है। तो हम सिर्फ लंग्स के पीछे नहीं रहना आपने। जब आप इलाज करने लगेंगे तो यहां एक तकसीम एक और आ जाएगी। पहले तो आपने लंग्स का मैकेनिज्म समझा, उसके अंदर जो रुकावट आएगी हम उसका तदारा करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें ऐसी आएंगी जो लंग्स पे प्रेशर डेवलप करेंगी। इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि आप जब डायग्नोस करते हैं तो फिर आपको और भी सोचना, यार कुछ और भी हो सकता है। लकीर के फकीर नहीं रहना, चुकने होके काम करना होता है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने वाला ही कामयाब डॉक्टर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने वाला ही कामयाब डॉक्टर। अब डिफरेंशियल, एक तो पुल्मोनरी प्रॉब्लम होंगे, लंग्स के अपने मसाइल क्या हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, लंग्स न्यूप्लाज्म हो सकता है, लंग्स का कोई कैंसर हो सकता है, प्लूरल एफियन हो सकता है, लंग्स के अंदर पानी पड़ सकता है, न्यूमोथोरॉक्स हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, फट सकता है, कहीं से लीकेज हो सकती है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई क्लॉट कहीं बॉडी से होके कहीं और मूव करके आ सकता है, यार प्लीज, कोई और मूव करके आ सकता है, नीचे पेरिफेरी से चला, वो आके हार्ट में आया, हार्ट से निकला तो वो आके लंग्स के अंदर उसने रुकावट पैदा कर दी, रुकावट तो बंदे सडन डेथ होगी। जब सांस ही नहीं आ रहा, एयरवे नहीं आ रही तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो ये एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन कोई और हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। मसलन नाक से यहां ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडिनाइड्स बढ़ सकते हैं, डीएनएस हो सकता है, थ्रोट के टॉन्सिल इनलार्ज हो सकते हैं, यो स्क्वीज कर सकता है, माउथ के अंदर कोई इंफेक्शन हो सकता है। ये सारा ट्रैक है हमारा, ये ट्रैक पे नजर रखना है आपने, नोक से लेके लंग्स के नीचे तक आपने ये ट्रैक पे पूरे पे नजर रखनी है। ये इसके अपने मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ और भी मसाइल आ सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, कार्डियोवैस्कुलर मसाइल हो सकते हैं। जब आपका हार्ट काम करना कम कर देगा तो उसका क्या फंक्शन, हमने पहला मैकेनिज्म हमारा क्या था कि हार्ट ने खून भेजना है गंदा वहां से और साफ खून वापस लाना है और उसने बॉडी में भेजना है। तो आपका एक और पार्टनर ही बीमार हो गया तो फिर निजाम कैसे चलेगा? एक पार्टनर बीमार हो गया ना, जिसने आपको हेल्प आउट करना था। लिहाजा कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। आपके जहन में फौरन आना चाहिए एज कौन सी है, कोई दिल की तकलीफ तो नहीं थी इस बंदे को। अब पंप सही नहीं करेगा, यूं पंप हो रहा है, यूं पंप हो रहा है, यूं पंप हो रहा है, गंदा खून जा रहा है, साफ खून वापस आ रहा है, गंदा जा रहा है, तो ये फंक्शन यूं स्लो हो गया। जो खून गया वहां पे वो सारा खून वापस ही नहीं आया, वो क्या हो गया, वहां जमा हो रहा हो गया, वहां पे रह गया। तो क्या हो गया कि वहां जो कैपेसिटी थी उसकी बलून की, उस छोटे छोटे गुब्बारों की, उसके अंदर तो खून वहीं कुछ रह गया, वो तो निकला ही नहीं, तो वो ब्रीदिंग डिफिकल्ट। तो आपने ये भी देखना है, उसमें कार्डियो वल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, दिल फैल जाता है, वो हो सकती है। फैलेगा तो पंप सही नहीं करेगा, स्लो करेगा। अगर उसके अंदर वल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है तो खून की मिकदार थोड़ी जाएगी। अब खून की मिकदार थोड़ी जाएगी तो तब भी वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा जो वहां से होना चाहिए था। पूरी मिकदार में ब्लड सप्लाई बॉडी को नहीं जाएगी तो क्या होगा, ये भी एक मसला हो सकता है। पेरिकार्डियाटिस होती है, हार्ट की जो अपनी उसके अंदर इंफेक्शन हो सकता है और वो जो पंपिंग का निजाम है वो खराब हो जाएगा। कार्डियोजेनिक पुल्मोनरी एडीमा और सब, इसकी वजह से फेफड़ों में जो है वो पानी पड़ जाएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाएगा। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाता है, दिल का अटैक हो जाता है, तो तब भी सप्लाई, दिल ने पंप ही छोड़ दिया। उसकी एफिकेसी अगर 55 से है 70 तक उसकी एजेक्शन फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो वो 20 पे आ जाएगी, वो 25 पे आ जाएगी, वो 15 पे आ जाती है, तो वो तो फंक्शन ही सारा डिस्टर्ब हो गया। अब्डोमिनल एसाइटिस हो सकती है, पेट में पानी पड़ गया किसी वजह से, कोई कैंसर की वजह से, किसी और वजह से पानी पड़ गया। मसलन गुर्दे खराब हो गए, गुर्दे पानी बाहर ही नहीं फेंक रहे, उसकी वजह से अक्सर हमारे पास लोग आते हैं डिस्निया में कि जी ओ जी मेरा तो जी सर सांस मेरा खराब है। तो हम फेफड़ों का इलाज नहीं करेंगे, हम सर गुर्दों का भी इलाज करेंगे।
गुर्दों का फंक्शन बेहतर करेंगे ना तो पानी बाहर फेंकेगा ना, कि अब सांस ठीक करते रहेंगे, सांस ठीक करेंगे तो सांस ठीक नहीं होगा। ये बेसिक मैकेनिज्म हमें समझने हैं और इनके तदारक हैं सारों के, इन सारों के तदारक हैं। अच्छा, इसके साथ साथ साइकोजेनिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई नफ्सियाती मिसाल आ सकते हैं। और मैं सैकड़ों डिस्निया के केसेस हमने सैकड़ों हजारों हमने ठीक किए इग्नेशिया दे दे के। आप लंग्स के चक्कर में पड़ेंगे, प्रॉब्लम ही कहीं और आ रहा है। पैनिक अटैक्स आ गए, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम आ गया, ये बहुत सारे आगे चले जी, समझ आ रही है? अलर्ट। अब मेरे पास एक बच्ची आती है, वो उसका सांस खराब हो जाए, इमरजेंसी में जाती है, फिर जाती है, फिर इमरजेंसी में जाती है, फिर आती है। वो मेरे पास जब आई तो उसका सांस खराब हो गया, तो उसका भाई जो है वो कहने लगा कि जी वो पॉलीथिन लाओ जी, पॉलीथिन लाओ, इसके मुंह पे चढ़ाओ। अब देखे ना, आप एक बंदे को सांस ही नहीं आ रहा तो उसको पॉलीथिन चढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं पॉलीथिन चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाए। मेरे जहन में एक, मैं कहा ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, ये तो अपोजिट जा रहा है। एक बंदे को ऑक्सीजन चाहिए तो उसको तो पॉलीथिन चढ़ा रहे हैं ये। तो मैंने ग्नेशिया, मैंने कहा खैर पॉलीथिन ना चढ़ाना इसको। मैं कह रहा ग्नेशिया 2 वाले कतरे डालो, कहते हैं नहीं जी सांस खराब हो जाएगा, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, और यहाँ ना ऑक्सीजन है ना कुछ है। समझ आई आपको? जो ही मैंने ग्नेशिया डाली तो बंदा आले पॉलीथिन वाला पीछे, मैंने रोक दिया उसको, मैंने कहा इधर ही खड़े रहो। कहते मैं क्या अब नहीं होगा खराब, अब नहीं खराब होगा, नहीं हुआ खराब। मैंने उसके बाद मैंने हिस्ट्री ली उसकी, मैंने कहा क्या वो कोई नहीं प्रॉब्लम, बस सांस खराब। मैंने कहा इसको तो कोई मसला है, इसको तो ज़हनी मसला है, आप जाके इसको ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, आप इसके साथ ये। तो वो फिर बाद में स्टोरी लगी कि इसका रिश्ता एंगेजमेंट थी वो ब्रेक हुई, और उससे तो ये साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स कोई हो सकते हैं। लेकिन आपने ये मिनट के अंदर डिसाइड करना है भाई, इतनी तेज माइंड फेरना है आपने, इतना तेज माइंड फेरते हैं। और मैं सारा दिन इसी तरह चलता हूं, हम भी सारे दिन रेस्पिरेटरी मसाइल को डील करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे जहन में होती हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा रीनल फेलियर हो सकता है, फीवर इतना हो सकता है, थायराइड की कोई डिजीज हो सकती है, थायराइडिन लॉज कर गया, थायराइडिन लॉज कर गया और अंदर को प्रेस कर रहा है उसको, तो ट्रैकिया को, तो आप लंग्स की इलाज करते रहेंगे तो बच्चे भी भाई थायराइड को कंप्रेस कर रहा है। वो कोई हकीम था ना, वो पहले हकीम गांव गांव में फिरते थे, तो वो कोई उन्होंने कहा कि जे ऊंट के अंदर ना वो तरबूज फंस गया गले में, तो साथ उसका कंपाउंडर भी था, वो फंस गया ना जब, तो उसने क्या किया कि एक पत्थर नीचे रखा, एक ऊपर से मारा, वो टूटा तो ऊंट उठ के बैठ गया। वो जो हकीम जो डिस्पेंसर जो साथ था ना, जो सीख रहा था, उसने कहा यार मसला ही कोई नहीं, उसने अपना बैग उठाया, दूसरे दिन चल पड़ा। तो ये थायराइड गाइटर किसी का देखा अम्मा जी का, तो उसने कहा लाओ जी 2 पत्थर एक थल्ले रखे, उत्तर मारा, अम्मा जी मार देती। तो मेरी बात सुनो, दिस इज द साइंस, ये साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। तुर तिक्के से काम नहीं चलेगा, वगरना अंदर हो जाएंगे आप बंदा मार के। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। एसिडोसिस क्या होता है कि बॉडी के अंदर एसिड जब ज्यादा हो जाते हैं और वो एसिड जो है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और वो सांस खराब हो जाता है। अब इमरजेंसी में क्या होता है, सबसे पहले ये गैसेस चेक करते हैं ब्लड के अंदर, और बाहर तो मैं अभी यूके इधर उधर गया हूं, वहां तो 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर गैसेस का रिजल्ट आता है कि बॉडी के अंदर गैसेस है, गैसेस निकालनी कैसे है, ठीक है ना, उसको एसिडोसिस कहते हैं। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, जिनको शुगर होती है उनके अंदर भी ये कीटो एसिडोसिस हो सकता है।
इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई सेप्सिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, एपिग्लोटाइटिस होता है। हमारे ये ट्रैकिया के ऊपर एक एपिग्लोटाइटिस लगा हुआ है। उसका फंक्शन ये है, जब आप खाना खाते हैं तो वो ट्रैकिया को इधर से अंदर बंद कर देता है, नवाला नीचे जाता है, फिर वो खोल जाता है। उसकी हम आपको यहाँ एक मूवी भी दिखाएंगे, नीचे जाता है फिर खोल जाता है, फिर खाना खाते हैं, फिर वो उसको बंद कर देते हैं कि खाना लंग्स के अंदर ना चला जाए। ठीक है, जिसको बाद में एस्पिरेटरी निमोनिया भी लोगों को हो जाता है। कोई चीज खुराक, कोई पानी अंदर फेफड़ों में चला जाता है। तो वो नेचुरली खुदा ने यहाँ एक सिस्टम लगाया हुआ कि जो ही खाना आएगा तो वो उसने उसको बंद करना है। ये ट्रैकिया है ना, इसके पीछे खुराक की, ये सामने ट्रैकिया है, इसके पीछे खुराक की नाली है। तो पीछे से खाना जब उतरेगा तो ये ट्रैकिया के यहाँ ऊपर, मुंह के ऊपर ही वो लगा होता है, यूं परसा, यूं होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर यूं होगा फिर बंद हो जाएगा। ये एपिग्लोटाइटिस। उसके अंदर जब सोजन हो जाएगी, कोई इंफेक्शन हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो रास्ता बंद कर देगा। रास्ता बंद गया तो सांस ही नहीं, हवा ही नहीं, एयर ही नहीं गई, काम खराब हो गया। लाए जी, अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं, साथ साथ दवाइयां भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, कुछ समझ आ रही जी? हम दुरुस्त ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ जी, ये इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये पीछे देखे ना, खुराक जा रही है, समझ आ गई है? इसको तो हम डिटेल आगे जाके देखेंगे। ये ट्रैकिया यहां इसके मुंह पे लगा हुआ है। ये जब जू ही खुराक ऊपर से, देखो कितना सेक्युलराइज किस्म का सिस्टम है, खुदकार निजाम। खुराक आई बंद, फिर उठ गया, फिर खुराक वाला, फिर बंद, फिर उठ गया। चले जी, आपने टॉपिक शुरू करते हैं। अब तक हमने एक बेस समझी, एक बेस बनाई, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जिक्र किया, और अब हम जो नॉर्मल फंक्शन से अब नॉर्मल होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो कुछ चीजें हमने डिस्कस की। अब डिटेल पे चलते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अनीमिया हो सकता है, साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जो मरी में मरे हैं। ये मरी में जो मरे हैं, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते रहे तो मरे हैं। ये समझ आइए आपको? ये भी हो सकता है। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, पोलीमायोसाइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेशन मुख्तलिफ किस्म की मसल्स की हो सकती है। और आपको बताऊं, ये जो पोलियो माइलाइटिस है, ये भी डेथ करता है, सांस के जो नर्वस अटैक करके तो डेथ कर देता है। आपकी एलर्जीज हैं बहुत सारी। क्लस्ट्रोफोबिया लोगों को होता है, लिफ्ट में बैठते हैं, वो भी एक टॉप, क्लस्ट्रोफोबिया भी नीचे लगा दे यार। क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो जी, ट्रेन में सफर करता है, सांस बंद हो जाता है, लोग अक्सर मरने लगते हैं, वो भी एक इमरजेंसी है। उसको भी बड़ी अच्छा होम्योपैथी डील करती है। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ब्रेन की एक पैथोलॉजी है, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर जो है स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो कोई ना कोई हिस्सा जिस्म का काम करना छोड़ जाता है, तो वो लंग्स का भी काम करना छोड़ सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है। एक गुलन-बारे सिंड्रोम है, एक डिजीज है, वो हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये हो सकती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, दिमाग के अंदर की ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ये सारी बेसिकली लंग्स की अपनी पैथोलॉजी नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं जो लंग्स को खराब करेंगी। क्योंकि बीमारियों का क्या काम है, आपका हार्ट बंद कर देना, आपका लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बंदे की डेथ हो जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्रेन डेथ हो जाएगी।
तो ये सडनली डेथ होती है इन चीज़ों से। लिहाजा ये इमरजेंसी समझना बहुत जरूरी और बड़ा आम टॉपिक है। जैसा हमारा कार्डियोवैस्कुलर का टॉपिक था, ये टॉपिक भी बड़ा आम है। आपकी एलर्जीज होती हैं, जैसे आर्टिकेरिया अगर हो गया और वो उसने सारा ये जो आपका माउथ का ये एरिया जो लंग जिसको उसने फैल गया, इसमें स्वेलिंग होगी तो ऑक्सीजन आना बंद होगी, उससे डेथ हो जाती है। आपकी ये एलर्जी सीजनल एलर्जी जैसे होती है। लोग जाके इमरजेंसी में ऑक्सीजन पे लगते हैं ना जाके, ये जो आपकी जो होती है पोलन और इस किस्म की जो एलर्जीज हैं, ये एक हिस्सा इसमें है हमारा, जब आगे आएंगे। ठीक है ना जी। आर्टिकेरिया भी और आर्टिकेरिया भी डेथ करवा सकता है। आपकी एलर्जीज आपको डेथ करवा सकती हैं। बहुत सारे लोग फूड से एलर्जी है, उनके अंदर फौरन स्वेलिंग होगी, ये सारा एयरवेज ब्लॉक कर देगा तो डेथ होगी। चले जी, आओ जी आगे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। आप जरा इसकी पिक्चर जरा लाए, जरा इसकी पिक्चर लाए। ये पिक्चर देखें ना, दो लंग्स हैं, राइट लेफ्ट। ये नॉर्मल है लंग। अब ये पिक्चर हमने क्या देखना है कि ये लंग्स की बाहर की लेयर है, कवरिंग लेयर्स। ये कवरिंग लेयर जो होती है ना, ये इसके 3 हिस्से होते हैं। लंग्स की जो कवरिंग लेयर है, बाहर की जो लेयर है, इसके 3 हिस्से हैं। एक बॉडी के साथ होती है, एक लंग्स के साथ होती है, और इसके दरमियान में एक स्पेस होती है। समझ आ रही है? दें यार मैं ये देखें, ऊपर नॉर्मल है, एक लाइन बाहर आपको बारीक सी नजर आ रही है, उसके अंदर एक थोड़ी सी खाली जगह नजर आ रही है और फेक अंदर लग जाएगा। इसको नीचे और आ जाए। अब देखें ना, ये वेसिकल प्लूरा, ये अंदर की लेयर है जो लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद एक स्पेस आती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर एक स्पेस है, कैविटी है। ये यूं है, आप यूं समझ लें, यूं एक दीवार अंदर की है, एक बाहर की है, और इसके अंदर दरमियान में एक स्पेस है। ये स्पेस नजर है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है 5 से 15 ml फ्लूइड होता है। ये देखिए, ये नॉर्मल है ना, ये देखें, ये इसके अंदर एक लेयर है, ये वाली, ये जिसका ये जिक्र कर रहा है, वेसिकल रेल, ये लेयर है अंदर वाली। और इसके बाद ये प्लूरल कैविटी, ये दरमियान में एक स्पेस आ गई है, यहां भी नजर आई, ये स्पेस है। और इसके बाद पार्शियल प्लूरा है, जो कि ये जो डायफ्राम है इसकी तरफ होती है। तो आप ये समझ लें, ये गली सी है, एक अंदर है, एक बाहर है, बीच में स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है। जो नॉर्मल फ्लूइड है वो 5 ml से 15 ml होता है। अब हो क्या कि जब इन्फेक्शन होगा ना, ये तस्वीर आपने समझ ली, तो आपने प्लूरिसी भी समझ ली, और आपने जो इसमें फ्लूइड आ जाता है ना, पानी पड़ जाता है, वो भी आप समझ जाएंगे। अब ये जो पानी है ना, ये 15 ml या 5 ml, ये जब 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो फेफड़ों पे वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। समझ आएंगे? ये प्लूराइटिस है, प्लूरिसी है, या इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। अब आए एक और, मैं आपको समझा, एक और है इसके अंदर। आगे चले थे, आगे चलो, आगे अगला टॉपिक ले आओ, इसके अगला ले आओ। अब देखें, ये स्पेस थी ना, ये वाली जो, अब ये लंग्स देखें, पूरा लंग्स ये है, ये नॉर्मल लंग्स है, ये पूरा लंग्स है ना। अब ये नीचे पानी आ गया, ये इसको ऐसा ही होना चाहिए था ना,
ये नॉर्मल है प्लूरा, ये लाइनिंग देखें ना, यहाँ नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एक लेयर ये है, एक लेयर बाहर की है, एक लेयर अंदर की है। अब ये देखें नीचे, पहले नीचे जमा होता है पानी, अब यहाँ पानी ये जमा हो गया है, ये प्लूरोफियन हो गया। जब प्लूरोफियन आया तो ये इतना एक्सपेंड नहीं अब कर पा रहा, तो क्या हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी। और वापस लाए उसमें, समझ आ गई? जब कहते हैं ना फेफड़ों में पानी पड़ गया, प्लूरिसी होगी, वो बेसिकली ये है। लेकिन जब निमोनिया होता है ना तो फिर अंदर के मसले शुरू हो जाते हैं, वो और प्रॉब्लम है। वो जो सिक्रीशन है ना, वो अंदर की सिक्रीशन तेज हो जाती है, तो अंदर जो ब्रोंकाई है उसको ब्लॉक कर देती है। अब ये फेफड़ा सांस नहीं ले रहा, पूरा एक्सपेंड ही नहीं हो रहा। अब आए वापस लाए उस फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसलिए समझ, अब दवाइयां क्या करेंगी, अब देखिए, ये पेन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पार्शियल प्लूरा, ये जो हमने कहा है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और वो लंग्स में दर्द बताएगा और ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन क्या की, लोकलाइज शॉर्ट पेन आएगा, मेड वर्स बाय द कफिंग, स्नीजिंग, डीप ब्रीदिंग, पेन रेडिएट टू द एपिलेटरल शोल्डर, ये दर्द शोल्डर तक भी जाएगा। आप देखेंगे जब आपके पास एक बंदा आ रहा है, वो कह रहा है जी मुझे यहां दर्द है, जब जो दर्द है तो ये आप समझें कि ये कोई इन्फ्लेमेशन है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो वो जो हमने आपको जगह बताई थी कि ये यूं जगह है, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होगी। पेन, अब पेन होगा तो ये ध्यान में रखें कि कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन उसी वजह से हो सकती है। तो पहली दवाई यहां ट्यूबरक्लोनियम जाती है, पहली दवाई बेसिलिनियम जाती है, पहली दवाई ट्यूबरक्लोनियम जाएगी, पहली दवाई यहां बेसिलिनियम जाएगी कि कोई इन्फेक्शन है जो कि बाद में हम इसका कल्चर लेके भी डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, क्या हो गया। लेकिन पहली दवाई आप फौरन आप ट्यूबरक्लोनियम देंगे और उसके बाद ड्रोसाफोरन पेन रोक देती है, काली कार्ड पेन रोक देती है, ये सारी यहां इन्फ्लेमेशन की दवाइयां। लाइकोपोडियम, लेक्सिस पेन रोक देगी। समझ आ रही है? लेकिन आपको फौरन, चूंकि ये ध्यान में रखें कि इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लिहाजा फौरन जो है ना ट्यूबरक्लोनियम सेफ कर देगी, बेसिलिनियम सेफ कर देगी और इन्फेक्शन को रिड्यूस कर देगी। बाद दफा एक डोज के खाने के 10-5-7 मिनट के बाद पेशेंट रिलीफ महसूस करना शुरू कर। तो ट्यूबरक्लोनियम आप उसके साथ मेडोरिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पर पेन को रोकने के लिए लेक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पर पेन को रोकने के लिए आप ड्रोसरा का इस्तेमाल, काली कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम अच्छा कर देती है। तो ये फौरी तौर पे, और ये ध्यान में रखें कि दिस इज द प्लूरिसी। ब्रायोनिया बहुत अच्छा, जो वो कह रहा है ना सर जरा जा सांस लेना, और ब्रायोनिया इमीडिएटली आप एक ट्यूबर की डोज दें, 5 मिनट बाद ब्रायोनिया की एक डोज देते, ब्रीदिंग इजी हो जाएगी। ये ब्रायोनिया की सिम्टम है ना। यहां हाथ रखेगा, जो सांस लेता है दर्द हो, जो सांस नहीं लिया जा सकता, फौरन ब्रायोनिया दे, फौरन ब्रायोनिया दे, साथ ही खाते हुए रिलैक्स कर जाएगा। समझ आ रही है जी? आगे चलते हैं। आगे पानी वाला आ गया ना, पानी पड़ गया। जो हमने नीचे वो आपको दिखाया था, ये तो इन्फ्लेमेशन हुई, पेन शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आए जी, प्लूरोफियन। Absorption of pleural fluid occur through the partial pleural
लिम्फेटिक्स नॉर्मली देयर इज ओनली अबाउट 5 to 50 ml, मैंने जो पहले भी बताया कि 5 से 15 ml फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, ये जो स्पेस है इसमें 5 से 15 ml होता है। A pleurophion is abnormal accumulation of fluids pleural space। सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म है कि वो जो स्पेस समझे कैविटी, मैंने कहा ये जगह जो ऐसे है उसके अंदर 5 से 15 ml की गुंजाइश है, वो 20 हो जाता है, 50 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो पानी बढ़ गया। पानी बढ़ गया तो ब्रीदिंग मुश्किल होगी। मैनी कॉजेस हो सकते हैं। मैनी कॉजेस क्या है? हार्ट फेलियर की वजह से मैंने पहले जिक्र किया, जब पंप नहीं होगा तो पानी बढ़ गया। सिरोसिस, लिवर सुकड़ गया। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है, पोर्टल हाइपर जो है वैन जो है, पोर्टल वैन आपकी वो जो सप्लाई लेके जा रही है ब्लड की, अगर लिवर सुकड़ा स्पेस ही नहीं है, बैक प्रेशर मारेगी। बैक प्रेशर जब मारेगी तो पानी अक्मुलेट होगा, हार्ट की पंपिंग पे फर्क आएगा, एसाइटिस पैदा करेगा, तो लंग्स के अंदर पानी आ जाएगा। तो ये सिरोसिस के अंदर भी ये होगा। जब आपके पास बंदा एक्सरे दिखाओ जरा, एक्सरे दिखाओ यार, एक्सरे ले आओ। एक्सरे में क्या होगा जरा, एक्सरे इसके आगे एक एक्सरे, ये एक्सरे आ गया। अब ये है ना, ये एयर है, आपको मरीज का एक्सरे जब आप कराएंगे, ये एयर है, जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा है ये दिस इज द एयर, और ये एरिया सारा पानी है। आप कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे? यूं एक्सरे देखा, ओ अच्छा पानी आ गया। अगर ये सारा नीचे तक जो है ये सारा इस तरह का आएगा तो फिर तो ठीक है, ये इधर ठीक है, इधर पानी है। यही जो है ना, ये वाला ये उलट हो गया ना, ये इधर आ गया। अब उसने एक्सरे उल्टा लगाया ना, ये वाला जो है ना ये है, और ये वाला ये आ गया। लेकिन एक्सरे में यूं, तो स्कैन में उसमें एक्सरे में आपको यूं नजर आएगा। ये तो हमने समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके पास ये पिक्चर नहीं आएगी कि आप आसानी से बच्चों की तरह समझ लें। आपके पास ये पिक्चर आएगी, ये सिर्फ पानी है और ये काला काला एयर है। समझ आ गई है? प्लूरोफियन एक्सरे देखा आपने, आज ये आप देखें ये कितनी नुक्ता है, मामूली सही नुक्ता है ना जी। आपने यूं ओए पानी पड़ गया, आपको पता ही नहीं ये काला क्यों है, पीला क्यों है, चिट्टा क्यों। आपको तो अगर समझ नहीं, आपने क्या इलाज करना? नहीं होगा, अब नहीं होगा, वो किस्से कहानियों वाले काम खत्म हो। अब आपको एक्सरे, और ये इतना बड़ा फन नहीं था ना, आपने समझ लिया ना। वाइट एरिया नजर आ, पानी है, दूसरा है, ठीक है, ये पानी कितना ज्यादा यहां से असेस कर सकते हैं। अब इस पानी का ऊपर वापस चले ना, मैं वहां पर ऊपर वापस चले, मैं कॉजेस पे दवाइयां बताता हूँ, कॉजेस पे बताता हूं। वापस चले। अब कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है? उसको एपस शुरू कर देनी है। एपस शुरू कर देनी है। एपस क्या करेगी? पानी ड्रेन करेगी, पानी फौरी तौर पर यहां से निकालने की कोशिश करेगी। आप उसको एपस देंगे 1 ml दिन में 3 दफा दे दें, फिर 200 पे आ जाएं, रोज एक खुराक दे। साथ हमने हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करना चाहिए। अब नाजा की ये सिम्टम है कि नाजा जो है ना, कार्डियक कफ कब पैदा होगी? जब पानी आ गया। कार्डियक कफ कब होगी? जब पानी आ गया था। और उसके साथ क्या होगा कि जो नाजा है ना, वो फेफड़ों में पानी उससे उसकी सिम्टम है, फेफड़ों में पानी
क्योंकि कार्डियक एक्टिविटीज कम हो गई। लेक्सिस, लाइकोपोडियम, ऑरोमेट, लारासिरोसिस, जो हार्ट की डिजिटेलिस, हम क्या करेंगे, लेक्सिस 1 देंगे, लाइको 1 देंगे, ऑरोमेट में हार्ट के फंक्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम हार्ट के फंक्शन को बेहतर करने को साथ हम ड्रेन करेंगे। पैरेलली हमने भी अटैक करना है। क्या करना है, पानी ड्रेन करना है, एपस देनी है, पानी निकालेगी किडनी से, और उधर हमने उसका हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करना है। यही पैरामीटर हम सिरोसिस में लेंगे। लिवर की दवाइयां शुरू कर देंगे, क्रोटेलस देंगे, चिलिडोनियम देंगे, क्लोस्टिनम देंगे, लाइको देंगे, साथ साथ जो लिवर की सिरोसिस को ठीक करने वाली है, फास्फोरस है, जितनी भी वो दवाइयां, साथ हम इसको एपस से भी यहां मदद लेंगे कि वो पानी को ड्रेन करेंगे। और एक और दवाई है कोएशिया। कोएशिया क्यू से है, QAIUSIA, कोएशिया। कोएशिया क्या कहती है, वो एसाइटिस जो लिवर के सिकुड़ने की वजह से आए, लिवर के सिरोसिस की वजह से, कोएशिया। और उसके साथ आप फर्ज करें जी हेपेटाइटिस था, उसको आप हेपेटाइटिस सी था, उसके वजह से सिरोसिस हुआ या कोई, तो क्लोस्टिनम, चिलिडोनियम और क्रोटेलस ये आप देंगे, ये लिवर के फंक्शन को इंप्रूव कराएंगी। बहुत सारी दवाइयां लिवर की ये फंक्शन को इंप्रूव कराएंगी। साथ साथ एपस 1 डेली कर दें उसकी। अगर ज्यादा पानी है तो सुबह दोपहर शाम 2-4 दिन दे दें, ताकि पानी ड्रेन हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, साथ लिवर इंप्रूव करना सके। तो ये हम पैरेलली चलाते रहेंगे, पैरेलली चलाते रहेंगे, तब फ्यून कम होगा, फेफड़े रिलैक्स होंगे, आपकी पेशेंट। देखें ना, ये डायग्नोसिस बेसिकली मैकेनिज्म हमने समझा, वो क्या गया है, पानी पड़ गया ना फेफड़ों में। पानी क्यों पड़ गया है, लिवर की वजह से पड़ गया। आप फौरन अल्ट्रासाउंड रिक्वायर करें, आप चेस्ट एक्सरे रिक्वायर करें। अल्ट्रासाउंड में सिरोसिस लिखा हुआ आ जाएगा, चेस्ट एक्सरे करेंगे तो पानी पड़ा हो जाएगा, हार्ट एनलार्ज नजर आ जाएगा, इको करा लें, साथ फौरी तौर पर क्लिनिकली दवाइयां दे दें। और शॉर्टली आप एपस को बार बार देंगे। फौरी तौर पर आपको अगर ब्रीदिंग बहाल करनी है, डायलेट करनी है, जो लंग्स को डायलेट करना है, अब लेक्सिस दे फौरन डायलेट कर देगा, अब लाइको दे फौरन डायलेट कर देगा, अब कार्बोहाइड्रेट फौरन डायलेट करेगा। इमरजेंसी के साथ साथ यूं आप उसको निकालेंगे। साथ ये प्रोसेस शुरू कर देना, आपने ये ध्यान में रखना। साथ ये प्रोसेस हमने शुरू कर देना है। फौरन एक्सरे कराते हैं जिस बंदे का सांस खराब होता है, फौरन दुनिया जान के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। फर्स्ट चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोग्राफी, आप 3 टेस्ट कराएंगे, आपके पास पिक्चर आ जाएगी कि फेफड़ों में पानी क्यों पड़ा, निमोनिया है, तभी आपको पता चल जाएगा। मजा आ रहा है, कोई नहीं मजा आ रहा। साइंस की जो लंग्स है ना, लंग्स, वो आप क्या समझते हैं कि ये मेरी 25-30 साल प्रैक्टिस है, और इस लेक्चर के साथ भी 4 बंदे इन्वॉल्व थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल डॉक्टर्स और इमरजेंसी स्पेशलिस्ट। आप नहीं ये समझते कि ये चीजें ऐसे नहीं समझ आ रही, दुनिया का कोई लेक्चर ऐसे डिलीवर नहीं हो सकता। किससे कहानियां आके ना मटीरियल मेडिका के सुना देना, वो मुझे कहेंगे तो मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा। मेरे पास तो केसेस इतने हैं, मैं सिर्फ केसेस अपने बयान शुरू कर दूं तो मैं जितने मैंने केसेस ठीक किए हुए, जितने केसेस मैंने ठीक किए, मैं वो दिन रात बयान करता हूं तो कई साल लग जाएं। हमने इतने केसेस ठीक किए हुए हैं।
लेकिन बात यह है कि हमने लोगों को एक पूरी चीज समझानी है। एक समझो, लॉ ऑफ सिमिलर को समझो यार, डिजीज को पहले समझो फिर दुआ उसके लिए ढूंढो। आपको पता ही नहीं हो है क्या, एडीमा क्या होता है, प्लूरल फियन क्या होता है, प्लूरेसी क्या होती क्या है, सिरोसिस की वजह से हो सकती है, कार्डियक मसाइल आपको पता ही नहीं। आप बात तो क्या चल गया, किसी का चल गया, अब नहीं चलता, अब नहीं चलता। और ये हम अपना कर्ज जो है ना, मुझे आज से जो 50 साल बाद डॉक्टर आएगा ना, जो 100 साल बाद आएगा, उसने हमारे गिरेबान पकड़ने हैं। उसने कहा हमारे लिए क्या छोड़ के तुम गए हो। आप सारी जिंदगी, अब हनीमन ने तो एक काम किया, उसको तो खुदा ने जितनी जिंदगी दी थी उसने उतना काम किया यार। आप काम बढ़ गया है, आबादी दुनिया की उस वक्त हो सकता है 1 अरब हो, आज तो 6-7 अरब आबादी होगी है भाई, काम बढ़ गया। डिजीज उस वक्त देखो जी, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, अब सारों माइक्रोइज्म बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं भाई। आप उसी पे थोपी जा रहे हैं, उसी पे थोपी जा रहे हैं कि उसने बस 100 दवाई प्रूव हुआ, हमने उससे बाहर नहीं निकलना। भाई नहीं, उसने एक रास्ता, उसने कहा कि मैंने दुनिया के सामने एक सिस्टम खड़ा किया। पैसे में कमाता तो कहता मैं अपनी तिजोरियां भर लेता सोने से, लेकिन नहीं, उसने एक बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी जो है ना, वो लोगों के लिए सोचता है, छोटा आदमी अपने लिए सोचता है। छोटे जहन अपने लिए सोचते हैं, रात को रोटी कैसे मिलेगी, लेटूंगा कैसे, क्या क्या होगा। बड़ा आदमी लोगों के लिए, ये वलियों पैगंबरों का शेवा है, लोगों के लिए सोचते हैं। तो हमारे आने वाली नस्ल हमें सवाल करेगी कि हमें आपने, ये जो लोग आके हमारे सामने नाम ले रहे हैं, प्लूरोफियन हो गया, प्लूरेसी हो गई, सिरोसिस हो गया, कार्डियक एडीमा है, कफ है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई। इसलिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होता ना। मैंने आपको कहा ये एक्सरे है, 3 डायग्नोसिस आपको मैंने कहा ना इसमें आपको करानी है। एक अल्ट्रासाउंड करा लें, एक एक्सरे करा लें और एक कार्डियोग्राफी करा लें, बात ही खत्म होगी। उसमें एजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगी, कितने % दिल काम कर रहा है। अगर दिल कम काम कर रहा है, उसकी नॉर्मल एजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 75 है, तो आप समझे दिल का, तो वो अगर 30 पे है, वो 20, जिसका मतलब दिल नहीं काम कर रहा, फेफड़े तो उसकी वजह से खराब हो गए। यार कितनी जल्दी डायग्नोसिस बन सकती है ना। अब एलोपैथिक वाले डायग्नोसिस बना लेते हैं फटाफट इसी तरह, लेकिन अगला काम फिर रुक जाता है। फिर वो कहते हैं पेलिएशन करते जाओ, डायरेटिक लेते जाओ, पेशाब बवर दवाई लेते रहो, बस गुजारा करते जाओ। वो अल्टीमेटली क्या, गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो गुर्दों से आपने नॉर्मल फंक्शन ज्यादा करवा लिया तो उसमें गुर्दे खराब हो गए, फिर एक और पैथोलॉजी जन्म ले लेती है। तो ये होम्योपैथी क्या करती है कि अगर आपको समझ आए तो आप इसको साथ कार्डियल सिरोसिस, इन फंक्शंस को इंप्रूव कराते जाए, साथ ड्रेन करते जाए, पेशेंट को रिलीव भी हो जाए पीछे से फंक्शन। ये जरूरी नहीं होता कि पेशेंट आपको कोई सलाह दे, ये जरूरी नहीं होता। नेचर शुड रिवॉर्ड, नेचर शुड रिवॉर्ड। खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। वो क्या देगा, आपकी आंखें देर से खराब होंगी, आप चलते रहे देर तक रहेंगे, आपकी औलाद पढ़ लग जाएगी, ठीक है ना, आप सेहतमंद रहेंगे, आपको मसाइल नहीं होंगे। वगरना आप तो टांग टूट सकती है, नजर जा सकती है, जेल जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिवॉर्ड है ना नेचर के। जब वो कहता है कि आप मेरे बंदों के लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। वापस आए ना, उसमें और कौन सी चीजें से वापस आए।